नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ट्रायल के लिए माइनर्स के और अडल्ट्स के अलग अलग प्रावधान हैं। माइनर्स को ट्राई किया जाता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अडल्ट्स को अंडर डिफरेंट एक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी एटसेट्रा। लेकिन 2015 में आफ्टर द निर्भया केस ये कंसिडर किया गया कि कुछ माइनर्स को अडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस कंडीशंस, जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन किया गया और एक असेसमेंट की बात की गई कि असेस किया जाए बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कि क्या उस माइनर को जिस पर आरोप लगा है किसी क्राइम का, उसको एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए या फिर एक माइनर की तरह ट्राई किया जाए। हाल ही में कुछ समय पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां पर अगेन जो आरोपी था वो एक माइनर था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत संजीदा तरीके से लेते हुए कहा कि ये बहुत ही डेलिकेट मुद्दा है जब असेस किया जाता है एक माइनर को कि क्या वो एक नाबालिग की तरह ट्राई किया जाएगा या फिर उसको एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा, जिस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्ट किया केंद्र सरकार को और जो भी कमीशंस हैं राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं कि आप गाइडलाइंस इशू कीजिए इस असेसमेंट के लिए। आज के सेशन में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी हेडलाइन। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर ने हाल ही में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं ऑन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। जो शुरुआती दौर में असेसमेंट किया जाता है कि क्या किसी माइनर को एक अंडर दी मतलब उसका जो ट्रायल होगा अंडर दी लॉ, उसको एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा किसी पर्टिकुलर केस में या माइनर की तरह अंडर दी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ये 12 पेज का ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं जिनको प्रिपेयर किया गया है आफ्टर द कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स और ये ओपन है टू द पब्लिक फॉर द इनपुट्स एंड कमेंट्स 20 जनवरी तक। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो संशोधन किया गया था उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NTLife10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कोर्स चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज देता है लेक्चर्स पे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट के साथ रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट, एक रीजन टू ज्वाइन अनअकैडमीज कि आपको फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। पूरे 12 महीने तक ये एक्सटेंशन मिल सकता है आपको डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोर्स यू आर गोइंग। 14 तारीख तक ये अवेलेबल होगा ऑफर। आपको मेरा कोड यूज करना है NTLife10 एंड अगेन अवेल दी बेनिफिट। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको मेरा मैजिकल कोड यूज करना है NTLife10 और आइकॉनिक प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन टू बिल 10% डिस्काउंट एंड माई पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात की गई है उसका क्या मतलब है। तो कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से कम आयु का है उसको माइनर कंसिडर किया जाता है कानूनी रूप से। लेकिन 2015 में लाए गए संशोधन के द्वारा कुछ प्रोविजन ऐड किए गए जेजे एक्ट में, जहां पर एक बच्चे को एक अडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है उसके किसी जो उस पर आरोप लगा है, कुछ उसने कुछ ऐसा गलत किया है, गैर कानूनी किया है उस संबंध में। ठीक है, इस एक्ट के अंडर मतलब इस असेसमेंट के अंडर अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट जो बच्चे हैं 16 से 18 साल की ग्रुप के, इस एज ग्रुप में है, उनको अडल्ट की तरह भी ट्राई किया जा सकता है इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस, अगर उन्होंने कोई बहुत ही घिनौना अपराध किया है। यहाँ पर सेक्शन 15(1) कहता है एक्ट का कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जो कि कंडक्ट करेगा इस तरह का प्रिलिमिनरी असेसमेंट। इसका जो प्रारंभिक असेसमेंट होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या जो आरोपी बच्चा है उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए या एक माइनर की तरह उसका ट्रायल हो। ठीक है, यहाँ पर जो एक्ट है वो क्या डायरेक्ट करती है बोर्ड को, क्या क्या बोर्ड को कंसिडर करना चाहिए इस असेसमेंट के दौरान अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एक्ट। अभी गाइडलाइंस बाद में इशू हुई है। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट जो किया गया उस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया उसके आधार पर क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है। सबसे पहला चीज है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला है मेंटल और फिजिकल कैपेसिटीज बच्चे की, क्या वो ये जो आरोप उस पर लगा है वो ये क्राइम कमिट कर सकता है, उसकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी है, उसमें क्षमता है इतनी। उसके अलावा इस जो आरोप उस पर लगा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, क्या वो उसके बारे में जानता है, समझता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किन कंडीशंस में, किन सर्कमस्टांसेस में वो
ऑफेंस, वो क्राइम कमिट किया गया है। साथ में एक्ट कहती है कि जो बोर्ड है वो असिस्टेंस ले सकता है एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट की, साइको सोशल वर्कर्स की, या फिर किसी और एक्सपर्ट्स की इस असेसमेंट के लिए। इसके अलावा एक्ट कहती है कि एक्ट यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देती है कि ये जो असेसमेंट है ये ट्रायल नहीं है, ये केवल बच्चे की क्षमता को जांचने के लिए एक असेसमेंट है कि क्या वो ये जो क्राइम है वो करने की उसमें क्षमता है और क्या उसको उसके प्रभाव के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, जो भी उस पर आरोप लगे हैं उस संबंध में। चलिए, इसके असेसमेंट के बाद क्या होता है अकॉर्डिंग टू दी एक्ट, असेसमेंट के बाद बोर्ड एक ऑर्डर पास करता है जहां पर बोर्ड ये बताता है कि बच्चे को एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, और उसके बाद वो केसेस चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं जिस रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनके रेलेवेंट क्षेत्राधिकार में। अगर बच्चे को माइनर की तरह ट्राई किया जाएगा तो उसके बाद द चाइल्ड कुड बी सेंट टू स्पेशल होम्स फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years। ठीक है, बोर्ड के ऑर्डर के बाद, आफ्टर द जजमेंट फ्रॉम द चिल्ड्रंस कोर्ट। लेकिन अगर बच्चे को अडल्ट की तरह ट्राई किया जाएगा तो उस बच्चे को जेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो सेंटेंस उसको दिया जाएगा वो डेथ नहीं हो सकता और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है छूटने की। तो ये कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं इन दिस एक्ट। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज कि एनसीपीसीआर को ड्राफ्ट गाइडलाइंस अब लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों लाई गई ये गाइडलाइंस। तो मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस था जिसमें एक दूसरी क्लास के बच्चे का मर्डर कर दिया गया था। एक 16 साल के बच्चे के द्वारा ये आरोप उस पर लगा था। इस केस का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट का जो काम है ना, जो कि जुनाइल जस्टिस बोर्ड कर रहा है अंडर द जेजे एक्ट, ये बहुत ही डेलिकेट टास्क है। और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस असेसमेंट के कि बच्चे को एक माइनर की तरह ट्राई किया जाएगा या फिर एक अडल्ट की तरह, उसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है, उसकी लाइफ पर वो प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसा असेसमेंट जो है इसमें एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, एक्सपर्ट्स के द्वारा असेसमेंट किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए इस असेसमेंट के संबंध में। जिसके बाद कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और जो नेशनल और स्टेट लेवल पे जो कमीशंस हैं जो काम करती हैं बच्चों की राइट्स को संरक्षित करने के लिए, उनको कहा कि आप इशू कीजिए गाइडलाइंस इस संबंध में, जिसके बाद ये गाइडलाइंस इशू की गई। तो एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने फ्रेम की गाइडलाइंस जो कि डिस्क्राइब करती हैं की प्रोसीजर्स जो हैं, जो भी दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें की जाएंगी टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है, इसके साथ ये कहते हैं कि जो कोर्स ऑफ असेसमेंट होगा वो हर बच्चे के लिए अलग होगा, इंडिविजुअल बच्चे पर डिपेंड करेगा, लेकिन गाइडलाइंस का जो उद्देश्य है वो बेसिकली एक एसेंशियल कंपोनेंट्स को फ्रेम करना है और बेसिक मैकेनिज्म को फ्रेम करना है किसी भी एम्बिग्युइटी को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नाउ ड्राफ्ट गाइडलाइंस कहती क्या क्या है, क्या कहा गया कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस में देख लेते हैं। तो जो ड्राफ्ट दिया गया है वो रिलाई करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस पर जेजे एक्ट की, जिनके बारे में अभी हमने बात की, और उसमें 4 एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन करने की बात की गई है। इसमें थोड़ा सा डिटेल कर दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, उसकी जो लोकोमोटिव मोटर एबिलिटी है बच्चे की, उसको डिटरमाइन करने के लिए, जैसे वो चलने फिरने भागने दौड़ने इस तरह की जो उसकी क्षमता है वो कितनी है, कैसी है। मेंटल कैपेसिटी, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, ये डिटरमाइन करता है कि बच्चे की जो एबिलिटी है टू मेक सोशल डिसीजंस एंड जजमेंट्स वो कैसी है, उसको डिटरमाइन किया जाए। ये डायरेक्ट करता है कि असेसमेंट जो किया जाए वो पर्टेनिंग होना चाहिए टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज या लाइफ स्किल डेफिसिट्स। इन तीनों चीजों को कंसिडर करना चाहिए इसकी मेंटल कैपेसिटी को असेस करते समय। तीसरा है सर्कमस्टांसेस इन विच ऑफेंस वाज एलिजिबली कमिटेड, किस कंडीशन में वो क्राइम किया गया जिस पर जो आरोप लगा है बच्चे पर। तो यहाँ पर साइको सोशल वल्नरेबिलिटी को देखा जाएगा बच्चे की कि क्या प्रभाव है, मतलब कितना वल्नरेबल है बच्चा। इसके लिए उसके लाइफ इवेंट्स को स्टडी किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है, कोई ट्रॉमा तो नहीं देखा उसने, अब्यूज तो नहीं झेला है उसने अपनी लाइफ में, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बच्चे को नहीं रही हैं। साथ में इट स्टेट्स दैट द ऑफेंस बिहेवियर, बेसिकली जो ऑफेंसिव बिहेवियर होता है किसी बच्चे का वो क्यूमुलेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ अ लॉट ऑफ अदर सर्कमस्टांस, किस कोई हिस्टोरिकली उसके साथ कोई अब्यूज या हुआ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज, उन सबको मिला के इस तरह का कोई ऑफेंसिव बिहेवियर बनता है, ये इससे संबंधित है। चौथा है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलिज्ड ऑफेंस,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो बच्चा जिस पर ये आरोप है किसी क्राइम का, किसी ऑफेंस का, क्या उसको पता है उसके बारे में, क्या वो समझता है, उसको नॉलेज है रिगार्डिंग दी ऑफेंस दैट ही इज कमिटिंग, या फिर उसका प्रभाव क्या हो सकता है, लॉज इस संबंध में क्या क्या है, इसके अलावा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी सोशल लाइफ पर, इंटरपर्सनल लाइफ पर, या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या इनकी समझ उसको है, ये इसमें जांचा जाना है। ठीक है। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक सही अमाउंट ऑफ टाइम या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बच्चे से इंटरेक्ट कर सके, एक रैपो बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस एकदम से द असेसमेंट बिगिंस, नो, एक रैपो क्रिएट होनी चाहिए बच्चे के और जो एक्सपर्ट्स हैं इन्वॉल्व इसमें उसके बीच में। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हो सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री की फील्ड से, और उनको रेगुलर ट्रेनिंग उन्होंने की हो टू असेस दिस काइंड ऑफ किसी बच्चे को असेस करने से पहले उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। एडिशनली जो कॉपी है असेसमेंट की वो बच्चे को दी जानी चाहिए, और लीगल एड काउंसिल को भी, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द असेसमेंट बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 3 महीने के अंदर अंदर ये असेसमेंट हो जाना चाहिए जब बच्चा लाया गया उसके बाद, बिफोर ही इज प्रोड्यूस टू द बिफोर द बोर्ड। ठीक है। इसके अलावा नॉट जस्ट दिस, बोर्ड इन सबको असेसमेंट को तो कंसिडर करेगा ही, वो रिलाय कर सकता है कुछ और रिपोर्ट्स पे भी, जैसे कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बच्चे के बारे में, उसके बैकग्राउंड रिपोर्ट, इंडिविजुअल केयर प्लान, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एंड इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, गार्जियंस, उसके पेयर से इंटरेक्शन करके कि उसका क्या बिहेवियर एक्सेट्रा। इस तरह के रिपोर्ट्स को भी कंसिडर किया जा सकता है बाय द बोर्ड बिफोर द बोर्ड assess whether the child has to be tried as a minor or the adult. सो दिस इज व्हाट द ड्राफ्ट सेज, जो कि 20 तारीख तक ओपन है हम सभी के कमेंट्स के लिए। आपको क्या लगता है कि यह सही तरीका होगा असेसमेंट के लिए? क्या ये गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, निर्देशन सही दिए गए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। सो 2024 के लिए तैयारी शुरू अभी से कर दीजिए। 12 जनवरी यानी आज से बैचेस शुरू हो गए हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए। टेस्ट सीरीज है 52% डिस्काउंट पर आपको मिल रही है एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, जहां पर आपको 55 से ज्यादा टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विच इज फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यू ऑल। इसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी सीएससी के लिए अकेडमी सेंटर पर एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 एंड आप अवेल कर सकते हैं सभी बेनिफिट्स, डिस्काउंट एक्सेट्रा। So that's it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.